हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। नेवी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पिछले 5 सालों में ग्रेविटेशन चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगर आप अपकमिंग ईयर में इन एग्ज़ाम्स में अपीयर होने जा रहे हो तो इन वीडियोस पे अच्छे से कमांड कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द सरफेस एंड डेप्थ d बिलो द सरफेस, देन कौन सा यहाँ पे रिलेशन सही होगा। बेसिकली वो ये कह रहा है कि अगर 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने में जो g में परिवर्तन होता है वो इक्वल है किस गहराई में जाने पर, वो गहराई कितने किलोमीटर है, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें पता हों कि जब h ऊंचाई पे हम जाते हैं तो जो g डैश होता है, इफेक्टिव g होता है, वो होता है g 1 - 2h, यानी कि जिस हाइट पे गए हैं बटे r। ठीक है। सिमिलरली जब हम गहराई में जाते हैं तो वो जी डैश जो होता है वो गहराई के लिए होता है जी, जो इनिशियल था 1 - डेप्थ का डी बटे आर। तो ये दो फॉर्मूले आप मैं नहीं कह रहा हूँ याद रखो, लेकिन आपने अगर देखे तो यहाँ पे आप चीज़ कंपेयर कराओगे, ये ऊंचाई पे जाने के लिए है, ये गहराई में जाने के लिए है, तो यहाँ पे पूरा सेम है, बस यहाँ पे 2h है वो d के इक्वल है। जब हम कंपैरिजन कराएंगे तो 2h बराबर d आएगा, यानी कि h बटे d का हम अगर रेशियो लिखेंगे तो वो हमें मिल जाएगा 1/2। यानी कि अगर h ऊंचाई 1 किलोमीटर थी तो डेप्थ गहराई कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर, क्योंकि इक्वल करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 किलोमीटर। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्या आप बता रहे हो, मैंने तो पढ़ा था जी डैश इज इक्वल टू होता है जी ऊंचाई पे जाने के लिए 1 + h/r का होल ऑफ स्क्वायर। तो यही था वो, लेकिन इसमें जब हम ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। और फिर जो हाइट है वो 1 किलोमीटर है, वो रेडियस से बहुत कम है, रेडियस 6400 किलोमीटर होती है, तो बहुत कम है। जब इसमें बाइनोमियल इक्वेशन लगाएंगे तो जो अभी लिखा था वही आपको मिलेगा। फाइनली इन सब में आपको नहीं पढ़ना है, फिलहाल आपको याद यही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कहेगा कि यहाँ पे कह देगा कि जो 10 किलोमीटर जाने पर जो चेंज हुआ है वही डी में हुआ है, तो डी का मान बताओ, तो डी 20 हो जाएगा। यानी कि इतना तो आप याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो कि h/d में अगर इक्वल है तो वो 1:2, यानी कि 1 और 2 का रेशियो होता है। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ से एक बात ये पता चली कि चाहे हम अर्थ के सरफेस से ऊंचाई पे जाएं तब भी जी का मान जो होता है वो घटता है, चाहे हम गहराई में जाएं चाहे हम डेप्थ में जाएं तब भी जी इफेक्टिव घटता है। यानी कि चाहे अर्थ से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों ही कंडीशंस में जी का मान डिक्रीज होता है। और आगे बढ़ने से पहले 20 दिसंबर को आप लोग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप इसमें 1 से लेके 10 तक कोई भी रैंक अचीव करते हो तो आपको 5000 से लेके 1000 रुपये तक का प्राइज़ मिल सकता है। और अगर यहाँ पे एक अशोका बैच आया हुआ है एनडीए स्पेशल, उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। ये 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और 16 मार्च तक चलेगा। ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई रेफरल कोड लेते हो, कोई कोर्स परचेज करते हो, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि ये 3 यूट्यूब चैनल हैं, अनअकैडमी, वॉरियर और शौर्या, इन पे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जाके विजिट कर सकते हो। देखो सेकंड क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो इससे को रिलेटेड 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समझ लेना ध्यान से, क्योंकि अब आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर देखो पूछ रहा है पोल्स पे मिनिमम होता है, इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है, या पोल्स या इक्वेटर पे सेम होता है, या फिर इंक्रीज होता है जैसे ही हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो आप समझना कि इन टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो इफेक्टिव जी रहेगा, जी डैश, वो होता है g - r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे है। ठीक है, मैं थोड़ा बनाता हूँ। ये आपके पोल्स हो गए और ये इक्वेटर हो गई, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये आपका इक्वेटर हो गई। तो वो ये पूछ रहा है कि जैसे हम इक्वेटर से इधर की तरफ जाएंगे, पोल्स की तरफ, तो पूछ रहा है जी का वैल्यू क्या होगा। यह पूछा जा सकता है, अभी मैं बताऊंगा कितने तरह के क्वेश्चन। वो कहता है कि अर्थ अगर सडनली जो है रोटेट करना बंद कर दे, इफ़ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग सडनली देन वैल्यू ऑफ जी, वो भी कहाँ पे पूछेगा, पोल्स पे या इक्वेटर पे। तो आप समझो ध्यान से कि इस फॉर्मूले में ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, ये पूरा चीज़ सिस्टम यहाँ पे करता है कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब देखो कॉस में क्या होता है, यहाँ पे जब पोल्स की बात करें, दोनों पोल्स की बात करें, तो कॉस यहाँ पे पोल्स पे एंगल 90 होगा, कितना होगा 90, तो कॉस 19 की वैल्यू होती है 0, यानी कि पोल्स पे ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी कि जी डैश हमारा जो आएगा वो जी के इक्वल आएगा, यानी कि पोल्स पे मैक्सिमम आया। ठीक है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, पहली बात तो आप अपने नोट्स में लिख लो। सेकंड थिंग, अगर इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पे एंगल कितना है 0,
तो कॉस जीरो का मान होता है 1। तो इक्वेटर के लिए हमें मिलेगा जी डैश, क्या मिलेगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जी डैश यही तो मिलेगा, यानी कि जी में से कुछ घटेगा भी, यानी कि कहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, कहाँ पे, इक्वेटर पे। तो ये 2 पॉइंट आपने लिख लिया कि पोल्स पे मैक्सिमम होता है क्योंकि एंगल 90 था तो ये पूरा जीरो हो गया, और इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है, मिनिमम होता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो जी का मान घटता है कि बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो आप देख रहे हो कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कॉस का एंगल क्या होगा, कॉस का एंगल बढ़ेगा, और कॉस बढ़ने पे ये चीज़ कम होगी, तो मतलब जी का मान बढ़ेगा। यानी कि अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा, और पोल्स से इक्वेटर पे आएंगे तो घटेगा। अब देखो, ध्रुवों पे न्यूनतम होता है, गलत हो गया ये। विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, हाँ ये सही हो गया, क्योंकि विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। समान होता है, ये तो हो नहीं सकता। ध्रुव से विषुवत की तरफ बढ़ता है, नहीं, उल्टा कह रहा है, विषुवत से ध्रुव की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, तब इंक्रीज होता है। तो यहाँ तो हो गया बी वाला ऑप्शन। लेकिन आप ध्यान से समझो एक क्वेश्चन और, वो कहे कि अगर अर्थ जो है सडनली रोटेट करना बंद कर दे तो जी का मान क्या होगा पोल्स को छोड़कर। जब ये क्वेश्चन आएगा वो हमेशा कहेगा ध्रुवों को छोड़कर और सभी स्थानों पे क्या होगा, तो ध्रुवों को छोड़कर, क्योंकि ध्रुवों पे तो हमें पता है जी डैश बराबर जी आपका ये आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। तो यहाँ पे पोल्स पे तो 90 ये होता है, इसलिए ये पूरा जीरो हो जाता है। तो पोल्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा एंगुलर वेलोसिटी से। अगर रोटेट करना बंद कर देगी तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि पोल्स के अलावा हर जगह क्या हो जाएगा, पोल्स के अलावा सभी जगह इंक्रीज हो जाएगा पोल्स। क्योंकि अगर मान लो इक्वेटर की बात करता हूँ, यही इक्वेशन था, ठीक है, और उसने सडनली रोटेट करना बंद कर दिया, तो पहले तो जी में से कुछ घट रहा था, जी का मान क्या था, जी में से कुछ घट के था इक्वेटर पे, लेकिन जैसे ही उसने रोटेट करना स्टॉप कर दिया तो फिर ये वैल्यू जीरो हो गई, यानी कि अब जी का मान जी हो गया, यानी कि अब उसमें से कुछ नहीं घटा, यानी कि इंक्रीज हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इक्वेटर पे तो इंक्रीज हो जाता है अगर रोटेट करना बंद कर देगी, लेकिन वहाँ पे अनचेंज रहेगा, कहाँ पे, पोल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू प्लैनेट कम्स क्लोजर टू द सन देन दे मूव्स। देखो इसमें थोड़ा एरर है क्वेश्चन में लिखने में, मैं आपको समझाऊं कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है प्रीवियसली और कैसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखो आपको भी पता है कि अगर सन एक फोकस में रहता है तो ये एक एलिप्टिकल पाथ बनता है। तो यहाँ मैं ऐसे बनाता हूँ थोड़ा ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे आपका सन है, सन फोकस पे है, और यहाँ पे अगर कोई एक, तो ये अगर वो यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस उसकी कम है, ठीक है, और जब अगर वो यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि जब वो प्लेनेट है वो सूर्य के पास में होगा, क्लोजर होगा, तब उसका जो उसकी वेलोसिटी होगी तब मूव करेगा फास्ट या स्लो, या जब दूर होगा तब मूव फास्ट करेगा या स्लो। तो आप वैसे तो याद रखना कि जब वो पास में होता है तो वो फास्ट मूव करता है, यानी कि यहाँ पे जब वो क्लोज आएगा सन के, तो जैसे जैसे वो सूर्य के पास आता जाएगा वैसे वैसे उसका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये आप याद रखना फिनोमेना। लेकिन कैसे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे उसकी पोटेंशियल क्या होगी, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल होता है Gm/r माइनस का। तो आप देख रहे हो कि अगर यहाँ पे ये आपका आर डिस्टेंस कम है, अगर ये डिस्टेंस कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी कम हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल वेलोसिटी ये अगर माइनस ना होता तो बढ़ जाती, लेकिन नेगेटिव है तो ये डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होगी। और पोटेंशियल अगर मिनिमम होगी तो काइनेटिक, क्योंकि मैकेनिकल तो कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल तो कांस्टेंट रहेगी, तो अगर पोटेंशियल घट रही है तो काइनेटिक बढ़ेगी, यानी कि पास में काइनेटिक बढ़ती है, जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं काइनेटिक घटती है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप याद क्या रखोगे कि जब वो प्लेनेट है सन के क्लोज आएगा तो वो फास्ट मूव करेगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा तो वो स्लो मूव करेगा, ठीक है, अनचेंज नहीं रहेगा। और मैं एक बात बताऊं कि ये मैं 5 साल से एयरफोर्स और नेवी के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, और मेरा ये एक्सपीरियंस कह रहा है कि एयरफोर्स के एग्जाम में स्पेशली ग्रुप एक्स में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट शिफ्ट में आया अगर वो सेकंड शिफ्ट में आ रहा है तो आप ऐसे सोच लो कि प्रीवियस ईयर में आया वो नेक्स्ट ईयर में कितने चांसेस हैं, क्योंकि ये चीज़ें डायनामिक नहीं होती हैं। फिजिक्स क्या है, स्टैटिक पोर्शन होता है, ये करंट अफेयर्स नहीं है कि आज राज्यपाल वो है किसी स्टेट का तो कल राज्यपाल बदल सकता है। ये क्या है, फिजिक्स में अगर ये प्रिंसिपल है तो वो अभी रहेगा थ्रू आउट, जब तक कोई नया वैज्ञानिक आके उसमें कुछ ट्विस्ट ना कर दे। तो आप लोग इन पे रिलाई रह सकते हो, इन पे। अब मैं क्या करूँगा, हर चैप्टर से आपको 30 क्वेश्चन अभी फिलहाल मैं कोशिश करूँगा हर चैप्टर से, जैसे ग्रेविटेशन के 30 क्वेश्चन 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद दूसरा चैप्टर उठाऊंगा सर्कुलर मोशन, उससे 30 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप इन 24 चैप्टर में से हर चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हो तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए गेम चेंजर हो जाएंगे। तो इन वीडियोज़ को आप बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्कुलर रिंग है
इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, एट आ इंक्लाइंड प्लेन, जो इंक्लाइंड है वो 30 डिग्री पे है, इट्स लीनियर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द प्लेन विल बी। अब देखो मैंने कोशिश करके इंग्लिश में भी लिखा है, तो अब आपको जो लैंग्वेज का एक्सक्यूज़ नहीं रहना चाहिए। अब देखो समझो क्या है कि इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन समझा दूं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एक क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे क्या है, प्योर रोलिंग कर रहा है कौन, एक सर्कुलर रिंग, यहाँ पे प्योर रोलिंग कर रहा है। तो यहाँ पे कई बार क्या हो सकता है, रिंग की जगह पे एक स्फीयर हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करेगा। बाकी आप इस तरह का क्वेश्चन जो है कैसे याद करोगे, आप फॉर्मूला याद रखोगे डायरेक्ट, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा लीनियर वो टुवर्ड्स द प्लेन, वो क्या होगा, जी इज इक्वल टू जो जी साइन थीटा बटे 1 + आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब नीचे तो एम आर स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर जाएगा। जैसे यहाँ पे रिंग है तो एम आर स्क्वायर हो जाएगा, अगर एक डिस्क होता तो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाता, एक ठोस गोला होता तो 2/5 एम आर स्क्वायर, सॉलिड होता तो खोखला होता तो 2/3 हो जाता, सिलेंडर होता है सॉलिड होता तो इस तरह से ये वेरी कर सकते हैं। बाकी ये सर्कुलर रिंग का ही क्वेश्चन ऑफनली पूछा जाता है, तो इसके लिए आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, रिंग के लिए आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट जाएगा तो नीचे 2 बचेगा। तो आपको बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन ऐसे भी दिख जाएगा, ये फॉर्मूला कि 1/2 जी साइन थीटा, लेकिन ये गलत है, ये रिंग के लिए केवल सही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया आई अगर वेरी करेगा तो अब आप इसको गलत नहीं करोगे, चाहे यहाँ पे रिंग हो चाहे कुछ हो, अब कर दो जी साइन थीटा, तो 1/2 ये एम आर, आई का मान मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर, इसलिए ये नीचे 2 आ गया, बाकी ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब जी लिख दिया इंटू साइन थीटा, कितने पे इंक्लाइंड था वो प्लेन, 30 डिग्री पे, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, G/4। ये इसी साल इसी जो 4 से 8 नवंबर में पेपर हुआ है, इसमें जिसों ने 5 तारीख का पेपर दिया है, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या था, G/4, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट था। अब अगर आपका अपकमिंग ईयर में पेपर है नेवी का, और सपोज उसमें आ गया एक सॉलिड सिलेंडर का क्वेश्चन, तो फिर क्या आप इसको इस फॉर्मूले से करोगे, नहीं, आपको जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो आपको ऐसे करना। मेरे नेवी वाले जितने भी शेर हैं वो इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि नेवी के AA और SSR पेपर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, 99% चांसेस हैं। कई बार कहेगा 1/16 रह जाता है वेट उसका, कई बार 1/4 रह जाता है, कई आधा रह जाता है, तो वो क्या किस हाइट पे जाने पे इन टर्म्स ऑफ आर क्या होगी वो हाइट, तो मैं आपको बताऊं, जी वेरी करता है किस तरह से, अभी मैंने बताया था, H हाइट पे जाने पे G/1 + H जिस हाइट पे जाएगा बटे R अर्थ का रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम करेंगे इस तरह का हर क्वेश्चन, चाहे यहाँ पे आधा कहेगा तो जो G डैश है वो G/2 कर देंगे, 1/4 कहेगा तो G डैश की जगह पे G/4 कर देंगे, जितना भी। ये क्यों कर देंगे, क्योंकि वेट होता है mg, वेट क्या होता है, यहाँ पे वेट की बात करी गई, द हाइट एट विच वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट अगर हमारा m तो कांस्टेंट है, m तो वही है जो मास कभी नहीं बदलता मास, तो w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g के, तो g जिस प्रोपोर्शन में घटेगा बढ़ेगा उसी में वो बढ़ेगा, इसलिए हम g से रिलेशन निकालते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, 1/16, तो g डैश की जगह पे हम G/16 लिखेंगे, g डैश की जगह पे हमने लिख दिया G/16, क्योंकि 1/16 रह गया तो कर दिया। अब जी से जी खत्म हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमें मिलेगा, अब हमें इतना हर बार नहीं करना है, इससे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, 1 + H/R का स्क्वायर बराबर 16। तो अब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखोगे, सीधा इतना लिखोगे, 1 + H/R का स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जो रहे उसका डिनोमिनेटर होगा, जैसे 16 तो 16 लिख दिया, ठीक है, 1/4 रह जाता, आधा रह जाता तो 2 लिखते। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो 4 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो 1 + हाइट बटे रेडियस बराबर हमें मिला 4, तो ये 1 उधर जाएगा तो 3 बचेगा इधर, तो H बटे रेडियस हमें मिल गई 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट हाइट इज इक्वल टू 3R, जो रेडियस के टर्म्स में कितनी आ गई, 3R। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं था, मैंने आपको समझाया है इसलिए टाइम लगा है। अब आप करके देखो, मैं कह रहा हूँ कि आधा रह जाता है, अब आप सीधा करके देखो और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मास अनचेंज रहे और अर्थ की जो रेडियस है वो सिकुड़ के क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो दिन का ड्यूरेशन, डे का ड्यूरेशन क्या होगा। इसके लिए आपको मोमेंटम कंजर्व कर देना है, एंगुलर जो मोमेंटम फाइनल होगा वही एंगुलर मोमेंटम इनिशियल होगा। अब ये होता क्या है, I ओमेगा, तो I1 ω1 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 ω2। अब मैं आपको समझा दूं थोड़ा कैलकुलेशन कैसे करनी है। क्या होता है, 2/5 mr स्क्वायर होता है, ये अगर इसको अर्थ को स्फेरिकल कंसीडर करें तो 2/5 से 2/5 भी कट जाएगा और m भी कट जाएगा, यानी कि R1 स्क्वायर
इज इक्वल टू R2 ओमेगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर होता है ना यहाँ 2/5 mr स्क्वायर, तो r स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट हो गया, तो r स्क्वायर हमने लिखा R1 का स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू R2 जो है वो हाफ हो गया, यानी कि R1 का बटे 2 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू ओमेगा 2 इतना किया। तो यहाँ से हमारा R1 से R1 का स्क्वायर भी कट गया, तो ओमेगा 2 हमें कितना मिल गया 4 ओमेगा 1, कितना मिल गया 4 ओमेगा 1। और आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है 2π/t, यानी कि ओमेगा टी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो T1 कितना मिल जाएगा, T2 कितना मिल जाएगा, अगर ये इसका 4 गुना है और T इसके इनडायरेक्टली होता है तो वो 1/4 रह जाएगा, यानी कि जो आवर्तकाल रहेगा फाइनली T2 वो क्या हो जाएगा T1/4 हो जाएगा, यानी कि T1 कितना होता है 24 घंटे होता है, लेकिन अगर ये सिकुड़ के आधी रह जाएगी तो उसका जो है 1/4 आवर्तकाल रह जाएगा, यानी कि 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6 घंटे, यानी कि दिन अब 6 घंटे का होगा। तो उसमें एक ऑप्शन यहाँ पे 10 घंटे की जगह 6 घंटे कर लो, तो दिन का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 6 घंटे। और ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इतना टफ भी नहीं था और बाकी आपको ऐसे ही करना था। और एक बात और बताऊँ मैं आपको कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैंने बताया आपको 30 क्वेश्चन हैं ग्रेविटेशनल से, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको और बताऊँ MCQ लेने का क्या प्रॉफिट होता है, जैसे सबको पता है, जैसे आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे एस्केप वेलोसिटी वाले, तो कहेगा लीनियर में और उसमें क्या रिलेशन है, तो मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बता दूं कि लीनियर और उसमें क्या रिलेशन है, तो क्या गलती होने के चांसेस होते हैं मैं आपको बताऊं। ऐसे ऑप्शन लिखे होते हैं जिसमें ऑप्शन को देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको पता है रूट 2 गुना होता है, लेकिन ऑप्शन लिखे होंगे कहीं यहाँ VO होगा कहीं कुछ होगा, तो आपको क्या है कि ऑप्शन में फिर आप एग्जाम में देखते हो यहाँ पे रूट 2 था कि रूट 3 था, क्योंकि आपने केवल क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि ये इतना डेटा होता है, लेकिन जब उसको आप एक MCQ के फॉर्मेट में देखते हो तो आपके दिमाग में गलती एलिमिनेशन के चांसेस आ जाते हैं, आपकी वो हैबिट हो जाती है, वो थॉट प्रोसेस हो जाती है, जिससे आपको एक अप्रोच बनती है। तो तभी मैं कहता हूँ आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके MCQ लगाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करो, मल्टीपल जो टाइप के क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि एग्जाम जो होता है वो मल्टीपल टाइप होता है। और जो बच्चे चैप्टर वाइज की डिमांड करते हैं उनकी डिमांड पे मैंने ये कर तो दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इफेक्टिव वो था जिसमें 25 क्वेश्चन ले लूँ और सभी चैप्टर से मिसलेनियस हो, क्योंकि आपका जो पेपर होगा ऑनलाइन जो पेपर होगा उसमें 25 क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि 4 ग्रेविटेशन के पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगे होंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन के, उसके बाद AC के, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे तभी आप मिक्स के लिए वो बन पाओगे। और आप सोचो कि लेकिन फिर भी मैं आपके अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ और आप थोड़ा वो रखना, पेशेंस रखना। मैं ठीक है, बहुत सारे आपके डाउट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो सभी को रिप्लाई इंडिविजुअल करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि चाहे आप नेवी का भी नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म भरोगे तो जब तक आपका पेपर होगा तब तक फिजिक्स में आपको इतना बना दूंगा कि आप फिजिक्स में केवल इसी चैनल पे अगर रिलाई रहोगे, ये बात बहुत प्राउड से मैं बोल पा रहा हूँ, केवल अगर लक्ष्य एयरफोर्स पे रिलाई रहोगे और फिजिक्स के लिए रिसोर्सेज कोई नहीं होगा आपका, तब भी आपको फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर करा दूंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब वो कैसे कराता हूँ, किस वे में रिप्रेजेंट करता हूँ क्वेश्चंस को, क्या करता हूँ, वो मुझ पे डिपेंड रहने दो और वो इसी में आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अभी फिलहाल ग्रेविटेशन उठाया है तो 3 दिन इसमें क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर सोचता हूँ और सारी प्लानिंग्स कर रहा हूँ। बस आप लोग परेशान नहीं होना, बस पढ़ने पे फोकस करो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर एक सरकारी नौकरी लग जाती है तो बहुत सारा स्ट्रगल आपका, आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली का कम हो जाता है। तो प्लीज़ जितनी ज़्यादा हो सके सिर्फ मेहनत करते रहो, अर्जुन की तरह बस मछली की आँख पे फोकस रखो, अपना जो एग्ज़ाम है टारगेट बना लो, फिक्स कर लो, बस पढ़ते रहो। गाइज सबसे बड़ा जो वेपन है वो है विद्या, ठीक है। तो इसको वेस्ट मत होने देना टाइम में इधर उधर की बातों में, बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो और आप औरों से अलग हो जाओगे एक दिन, अगर आप मेहनत करते रहोगे। तो इसी तरह से हम आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे और आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने फ्रेंड्स में हो सके तो शेयर कर देना। और इसके नेक्स्ट पार्ट अभी बहुत जल्द आएंगे, तो इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी फर्दर वीडियो आप मिस ना करो। जय हिंद।